सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी। इंद्रेश कुमार के बयान से आरएसएस ने किनारा कर लिया है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। आरएसएस ने इस बयान से किनारा कर लिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा था कि राम की भक्ति तो की लेकिन अहंकारी हो गए। अब इस बयान से आरएसएस ने किनारा कर लिया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। दरअसल आपको बता दें कि इंद्रेश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राम की भक्ति तो की लेकिन अहंकारी हो गए, इसकी वजह से 241 पर रोक दिया। और अब यह जानकारी मिल रही है कि आरएसएस ने किनारा कर लिया है इस बयान से। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आ रही है। कि तुमसे इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया। पर सबसे बड़ी बात है जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम। तो देखिए इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, खबर ये आ रही है कि आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। देखिए, आपको मैं बताऊं, आरएसएस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। और कल जो है 15 तारीख को आरएसएस प्रमुख और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात संभव है। और उस समय ये मसला उठ सकता है क्योंकि चुनाव को लेकर दोनों के बीच डिस्कस होने वाला है और आरएसएस को और कैसे उत्तर प्रदेश में मजबूत किया जाए, इसको लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा है। इसीलिए वहाँ से जो सूत्रों के हवाले से उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं लखनऊ से, उसमें ये इशारा किया जा रहा है कि अभी फिलहाल जिस तरह के मतभेद हैं पार्टी में और संघ में, उसको दूर रखा जाए और अभी इन मसलों पर चर्चा ना की जाए। कल जब योगी आदित्यनाथ की और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातचीत हो जाती है तब खुलकर स्पष्टीकरण दिया जाएगा इन मसलों को लेकर। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से ही कहा जा रहा है कि ये आरएसएस का जो आधिकारिक बयान नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने भी, मोहन भागवत ने भी हालांकि अपनी जो इच्छा थी वो जताई थी कि कैसे अहंकार जो है उसके कारण पार्टी को नुकसान हुआ है, कैसे अहंकार के कारण पार्टी जो है वो बहुमत से दूर रह गई थी। और उन्होंने मणिपुर का भी हवाला दिया था और कई और मसलों पर भी बातचीत की थी। उसी तरह से आज इंद्रेश कुमार ने एक जो जयपुर में जो है एक कल जयपुर में जब वो अयोध्या के लिए एक रथ यात्रा को, तीर्थयात्रियों की यात्रा को जब वो संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये बयान किया था कि अहंकार के कारण जो है जो बहुमत से दूर रह गई पार्टी जो है बहुमत नहीं छू पा गई। उसने राम भक्ति दिखाई और राम भक्ति के कारण ही वो 241 तक पहुंच गई, लेकिन अहंकार ने उसको बहुमत से दूर रखा। उस तरह से उन्होंने विपक्ष पे भी हमले किए थे कि विपक्ष राम का विरोध करने के कारण वो बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। तो इस तरह से ये पार्टी के जो नेताओं के बीच में और जो संघ के नेता हैं उनके बीच में चुनाव के बाद से ही लेकर उस पर मंथन जारी है। बीजेपी की अपनी अलग मंथन चल रही है, संघ में अलग मंथन चल रही है। तो संभव है कल जब मोहन भागवत की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब मुलाकात हो जाएगी तो इस बारे में कुछ और भी चीज़ें सामने आएंगी। फिलहाल जो है आरएसएस का आधिकारिक बयान यही आ रहा है कि ये इंद्रेश कुमार का निजी बयान है। इंद्रेश कुमार जो है वो आरएसएस की
कार्य समिति के एक सदस्य हैं और अभी फिलहाल इस बात को उनका निजी बयान के तौर पे आगे बढ़ाया जाए, न कि ये संघ का कोई अपना नीतिगत कोई बयान है। बिल्कुल। और अब क्या ये मान के हम चलें, जिस तरीके से बयान है, ठीक है पर्सनल बयान होगा, लेकिन पर्सनल बयान भी तो ये दिखाता है कि तलखी जो है आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ बढ़ती नजर आ रही है। अटल आडवाणी के दौर में भी तलखी हुआ करती थी, लेकिन इस तरीके से खुल करके सामने नहीं आई। ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हो रहा होगा ओम प्रकाश जी कि बीजेपी और आरएसएस के बीच इस तरीके की तलखी देखने को मिल रही है। इसके पीछे वजह क्या वाकई में जो लोकसभा चुनाव में जो स्थिति रही है, जो प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, वही मुख्य कारण? नहीं, देखिए प्रदर्शन तो कारण है ही एक, लेकिन प्रदर्शन के पहले जो जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा था, जिस तरह से बीजेपी जो है पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रही थी, उस समय भी जिस तरह से नॉर्मली क्या होता था पहले के चुनाव में, संघ के जो वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं नागपुर में या कहीं दिल्ली में या कहीं किसी और जगह पे उनकी बैठक होती थी, रणनीति बनती थी, साझा रणनीति बनती थी। संघ की तरह से सभी जो स्थानीय जो केंद्र हैं, उनके रीजनल सेंटर हैं, उनको निर्देशित किया जाता था कि चुनाव में कैसे सहयोग करना है, चुनाव में कैसे मतदाताओं तक पहुंचना है। लेकिन इस बार इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई। आपने कभी ऐसी कोई खबर नहीं सुनी होगी या पढ़ी होगी कि जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और भागवत की कोई आपसी बातचीत हुई हो नागपुर में या दिल्ली में, या फिर किसी संघ के बड़े नेता से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की कोई मुलाकात हुई हो। इनफैक्ट चुनाव के समय में तो बीजेपी प्रमुख ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब हमें संघ के जो ज़रूरत नहीं है, हम अपनी नीतियां खुद तैयार करते हैं। अब संघ की विचारधारा की हमें उस तरह की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी अपनी नीतियां खुद तैयार करता है और चुनाव में कैसे आगे बढ़ना है वो बीजेपी खुद अब तय कर रही है। तो कहीं ना कहीं तलखी की जो बात है या आपसी रिश्तों में जो मतभेद की बात है, वो चुनाव के पहले ही था। चुनाव के बाद जरूर ये आया है कि नतीजे जिस तरह के ऐसे आए हैं, लोग अपने मन की बात कहने लगे हैं, चाहे वो संघ प्रमुख मोहन भागवत हो या फिर इंद्रेश कुमार हो। ये तो ओम प्रकाश जी, क्या आने वाले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि वो स्थिति भी बनेगी जब आरएसएस प्रमुख हो और बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उनके बीच बातचीत का दौर तो शुरू होगा, क्योंकि तभी जाकर के ये तलखी खत्म होगी। एक खबर ये भी आ रही है कि केरल में जुलाई के आखिर में और अगस्त की शुरुआत में 31 जुलाई के आसपास जो है केरल में बैठक होने वाली है, समन्वय बैठक होने वाली है। इसको लेकर के कुछ जानकारी? नहीं, देखिए वो तो बैठक है, लेकिन कल जो एक अहम बैठक हो रही है, जब योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख के बीच बैठक होगी। यदि योगी आदित्यनाथ, देखिए यूपी में मुख्यमंत्री हैं, 80 सीटें हैं यूपी में 2 साल 2027 में चुनाव है, बीजेपी की सीटें घट गई हैं। ऐसे में अब संघ का तो सहारा चाहिए और योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो पहल करके जाके संघ प्रमुख से मिल रहे हैं। दोनों के बीच बैठक होगी। वो बैठक सिर्फ संघ को लेकर नहीं होगी, वहाँ उस बैठक में जरूर लोकसभा के जो नतीजे आए हैं उन पे भी चर्चा होगी और यूपी में कैसे बीजेपी को फिर से 70+ सीटों पे ले जाया जाए या कैसे बीजेपी का जो आधार घटा है उसको कैसे वापस उनको बीजेपी से जोड़ा जाए, इन पे भी चर्चा होगी। और संघ इसमें कैसे अहम भूमिका नहीं, देखिए संघ उत्तर प्रदेश के कई जो इलाके हैं वहाँ पे संघ का कार्यक्रम चल रहा है, कानपुर में चल रहा है, गोरखपुर में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में स्थानीय स्तर पर संघ के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके माध्यम से फिर से एक बार जनता को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी की तरफ से जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश, और इसमें संघ एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। इसलिए कल जो संघ प्रमुख और सीएम योगी के बीच जो बैठक होने वाली है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और फिलहाल संघ जो है जो इंद्रेश कुमार के बयान को किनारे रखकर ही आगे बढ़ना चाह रहा है ताकि उस बैठक में उसकी छाया ना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, आपका विस्तार से एक एक चीज आपने बताई, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एनटीए से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है, 2 हफ्ते में जवाब मांगा है कि आखिर सीबीआई से जांच क्यों ना करवाई जाए। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो नीट का मामला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर हैं और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा गया है 2 हफ्ते में।
देखिए नीट का मामला और नीट मामले को लेकर स्टूडेंट्स का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कि इसमें गड़बड़ हुआ है, उस पेपर लीक हुआ, सरकार की विश्वसनीयता पर पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस पर सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश में भ्रम फैलाने के लिए जिम्मेवारी ले लिया है। 4,750 सेंटर में परीक्षा हुई है। 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। जो अनमोल इसकी ध्यान में आई है, ये एक जगह पे 6 की आई थी, जिसकी समाधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से हो गया है। बाकी 1-2 जगह की समस्या सामने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आई है। उसको भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हम रख लेंगे कि भाई ये जानकारी, ये विषय हमारे सामने है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहेगा ऐसे किया जाएगा। मैं बोलूँगी एक अच्छा जजमेंट आए जिससे भारत के बच्चों को ना ही नीट, आप क्लैट ले लीजिए, जी ले लीजिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एक फेथ क्रिएट होगा कि आज हमारे देश में फेयर तरीके से एग्जामिनेशन हो रही है। और ये बहुत छोटे बच्चे 17-18 साल के हैं, अगर वो आज ही चीज़ सफ़र करेंगे तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं उनका एग्जामिनेशन हो या उनके आगे जो लाइफ है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए वी आर फाइटिंग, और वही मैं बोलूँगी कि होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि कुछ अच्छा जजमेंट आएगा 8 जुलाई को और चीज़ें अच्छी होंगी सभी बच्चों के लिए, सभी फैमिलीज़ के लिए। I filed a petition, notice is issued and date fixed for 8th July. And court has not granted any interim order. Even in my case and in other cases also, it is 8th July. Or I prayed in the my writ petition, cancellation of the exam, NEET exam 24. Reschedule of the exam of NEET 24 again, immediately. And punish the accused persons in FIR register in Bihar. देखिए, मोटे तौर पे मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई। लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, लोगों को सीट एलोकेशन ही हो जाएगा, तो अगर नीट के अंदर गड़बड़ियाँ भी पाई जाएंगी तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार ज़रूर हुआ होगा। ऐसी जांच आप उसी एजेंसी से कराएंगे जो स्वायत्त हो। तो एक स्वायत्त एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इसकी जल्द से जल्द जांच करे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी बिना सरकार की मिलीभगत के नहीं हो सकती। मौजूद है याचिकाकर्ता अमरनाथ सैनी। सर, आज आपने याचिका दायर की है, पूरा धांधली का मामला सामने निकल कर आया, किस तरीके से? देखिए, धांधली का मामला हमने अपनी पिटीशन के अंदर भी लिखा है कि एग्जाम होने से पहले पेपर्स लीक हो गए थे। इसकी एक बाकायदा एफआईआर लॉन्च हुई है पटना में, और उस एफआईआर के अंदर ये साफ साफ लिखा गया है कि एक पूरा गैंग ऑपरेट करता था, जिसके अंदर पुलिस ने ना केवल उनको पकड़ा, बल्कि ऐसे एविडेंसेस भी सामने आए हैं जिससे साबित होता है कि पेपर लीक हुआ, एनटी के पेपर में ब्रीच हुआ और इतने सारी इलीगैलिटी, इरेगुलरिटीज जो सामने आई हैं। इवन झज्जर वाला अगर आप एग्जांपल लें कि जहां पर 6 से लेकर 8 स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया है, वो एक ही सेंटर से कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह के जो ग्रेस मार्क्स हैं, इवन हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ग्रेस मार्क्स या जिस भी स्टूडेंट कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स वगैरह दिए हैं वो सारे पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। इन बातों को लेकर कोर्ट ने कहा कि अभी उनका एनटी का रिप्लाई आ जाता है, रिप्लाई के बाद हमारी जो सबमिशंस होंगे उसके बाद कोर्ट की ऑब्जर्वेशन या डायरेक्शंस होंगी। पर हमारे हिसाब से जो हमारी प्रेयर है, एक एसआईटी का गठन किया जाए जिसके अंदर इरेगुलरिटीज, इलीगैलिटीज को सब देखा जाए और एसआईटी की रिपोर्ट आए कोर्ट के सामने, जो ऑब्जर्व की जाए, पूरे एग्जाम को सेट असाइड किया जाए और एक आने वाले एग्जाम्स के लिए भी प्रॉपर नॉर्म सेटल की जाए। वो हमारी पिटीशन है। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई भी धांधली नहीं हुई है। देखिए, जो अगर आप हमारे पास मटेरियल देखेंगे, एफआईआर को भी अगर आप पढ़ेंगे तो एफआईआर के अंदर साफ साफ पता लगता है कि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद वो पब्लिक डोमेन में एग्जाम होने से पहले उन लोगों के हाथ में था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, इन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हम ये कह रहे हैं, हमने कुछ अपने आप से नहीं बोला, हमने जो एविडेंसेस हमारे सामने आए हैं उसके बेसिस पे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने मटेरियल रखा है। और जहां तक बात है कि एग्जाम लीक हुआ है नहीं हुआ, वो प्रॉपर एसआईटी जांच करे इस बात की, तभी हम इस बारे में कह सकते हैं कि एग्जाम प्रोफेशनल एसआईटी के अंदर जो मेंबर्स हों वो अपनी रिपोर्ट दें, तभी ये कहा जा सकता है कि एग्जाम लीक हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो एविडेंसेस हमारे पास हैं वो साफ साफ साबित करते हैं कि पेपर लीक हुआ है और पूरा एग्जामिनेशन सेट असाइड होना चाहिए। आप एसआईटी की मांग कर रहे हैं? यस, हाँ।
तो कोर्ट का क्या कहना है कि 8 तारीख को जब सुनवाई होगी तो इसके ऊपर कुछ निर्णय निकल कर आएगा क्या? देखिए कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन यही है कि अभी एनटीए से उन्होंने रेस्पॉन्स मांगा, रिप्लाई मांगा, उसके बाद हमारा उनके रिप्लाई के जवाब में हमारा रिप्लाई होगा। उसके बाद कोर्ट में इसकी 8 जुलाई को सुनवाई होगी और उसके बाद जो भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, मुझे लगता है 8 जुलाई को कुछ ऑर्डर या ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे याचिकाकर्ता, इनका साफ तौर पे कहना है कि एसआईटी गठित की जाए और तभी जो भी गड़बड़ी का मामला है पूरा नीट एग्जामिनेशन में वो सामने निकल कर आएगा। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। 8 जुलाई को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। नीट परीक्षा में बवाल के बाद हर तरफ एक तरीके से कहें तो हंगामा देखने को मिल रहा है। कोचिंग सेंटर्स ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारी सहयोगी ने मोशन कोचिंग सेंटर संचालक नितिन विजय से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। नीट धांधली मामले में लगातार याचिकाएं दायर हो रही है। दिन हो चाहे रात हो, नए कोचिंग सेंटर से सब निकल कर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कोचिंग सेंटर के संचालक नितिन विजय जी मौजूद है। सर, कौन सा कोचिंग सेंटर चलाते हैं? हमारा मोशन एजुकेशन है। हमारे साथ करीब 50,000 बच्चे पढ़ते हैं और करीब 50 शहरों में हमारा सेंटर चलता है। मुख्य रूप से हम कोटा के निवासी हैं और कोटा में ही अपना कार्य करते हैं। आज आपने याचिका दाखिल की है, तो क्या कुछ सुनवाई हुई, उस पर क्या मांगे आपकी? अभी हमारी सुनवाई जो है ट्यूसडे को होने की पूरी उम्मीद है, पर उसके जो 3 मुद्दे थे उसमें से एक का वर्डिक्ट तो कल ही आ गया है कि 1563 बच्चों को वापस एग्जामिनेशन देने आ जाएगा। पर जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इस पूरे इम्पैक्ट को हम 100 के स्केल पर रखें तो ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा सिर्फ 5% से भी कम है। असली मुद्दा जो इन्फ्लेशन इन रैंक हुआ है वो रियलिटी में हुआ है लीकेज और चीटिंग की वजह से, वरना इतनी कट ऑफ हाई जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात दिखाई देती है। और दूसरी बात, जब हमारे पास जगह जैसे साक्ष्य आ रहे हैं कि चीटिंग लीकेज हुई है, पेपर लीक हुआ है, पटना एफआईआर है, गोधरा जो गुजरात की एफआईआर है, सब जगह दिखाई दे रहा है, बच्चे बहुत सारे प्रूफ दे रहे हैं। मैं मानता हूँ हो सकता है 1000 प्रूफ हैं तो 2-4 तो उसमें से सही होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इसको रिकन्सिडर करना चाहिए। एनटीए को ये समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे भी गड़बड़ी हुई है, जिन सेंटर्स पे आइडेंटिफाई कर सकती है एनटीए, उन सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर उन पे वापस एग्जामिनेशन कराकर, जैसे जेईई मेन में नॉर्मलाइजेशन करा जाता है वैसे कर वापस रैंक्स देनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है, तो उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। ये मुद्दा मेरे हिसाब से एनटीए को लेकर है। सरकार भी इस बात को समझेगी कि सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी सी और फेयर जांच करा लीजिए। अब वो सीबीआई से होती है कि पुलिस से होती है कि किससे होती है, क्योंकि उनके लिए भी एनटीए एक एजेंसी है, राइट। तो एनटीए 24 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन कराती है ओएमआर में, ऐसा विश्व में कहीं नहीं होता है। ये कोई आसान बात नहीं जिसपे हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, उनको हमें सल्यूट भी करना चाहिए। 24 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन कराना पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है। पर मेरे को बस एनटीए से यही शिकायत है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो एक्सेप्ट कर लीजिए और उसे सही कर लीजिए। मैं बार बार एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर चंद्रयान गया तो अगर वो पहली बार में फेल हो गया तो गलती हो सकती है, उन्हें हमें गलत थोड़ी माना, उनके एफर्ट्स को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पर उन्हें गलती मानी कि हाँ अगली बार और अच्छा करेंगे। अगर इस बार हमें पता पड़ रहा है कि कहीं गड़बड़ी हुई है तो क्यों ना उन सेंटर्स को आइडेंटिफाई करा जाए, वहाँ एग्जाम दोबारा करा ली जाए और जो गलती इस बार करी है दोबारा ना हो। बस शिकायत इतनी सी है एनटीए से कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे पहले वो ग्रेस मार्क्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब करा। इसमें क्यों डिले कर रहे हैं? जितना डिले होगा ना उतना 2 बातें होंगी, बच्चों का मनोबल टूटेगा और एनटीए पे भी ट्रस्ट टूटेगा। आप समझिए 24 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन कराने के लिए ट्रस्टफुल एजेंसी होनी चाहिए। अगर ये ट्रस्ट टूट गया ना कि फेयर चांस नहीं मिलता, हमें क्यों अच्छे डॉक्टर मिल रहे हैं? क्योंकि 24 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसमें से 50-60 हज़ार अच्छे डॉक्टर मिलते हैं। अगर ये संख्या घट के 5 लाख रह गई तो फिर अच्छे थोड़ी मिलेंगे जितने आज मिल रहे हैं। तो हम क्या ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें हमें आज से 10 साल बाद, 8 साल बाद जो पीजी करके डॉक्टर्स निकले वो काबिल ना हो? अगर हम ये चाहते हैं तो एग्जामिनेशन देश में फेयर होना चाहिए। क्या उसमें गलती गड़बड़ी हो सकती है? हो सकती है, हुई है तो करेक्ट करिए। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।